तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 1 है, ऐसा कौन सा विभेद है जिससे आज तक सिर्फ भारत जूझ रहा है। तो वह कौन सा विभेद है जिससे आज तक सिर्फ भारत जूझ रहा है। तो इसका उत्तर होगा जातीय विभेद, यानी कि सिर्फ भारत ही ऐसा देश है जहां जाति के नाम पर झगड़े होते हैं। किसी और देश में जाति प्रथा नहीं है, सिर्फ भारत के हिंदू धर्म में है। वैसे बहुत से धर्मों में है, लेकिन भारत में हिंदू धर्म में बहुत ज़्यादा है। और दूसरा प्रश्न है, आज भारत के हिंदू धर्म में कितनी जातियाँ और उपजातियाँ है। तो उत्तर होगा 4 जातियाँ और 3000 उपजातियाँ। वो 4 मुख्य जातियाँ है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और इन चारों में 3000 उपजातियाँ भी है। और तीसरा प्रश्न है, समाज में तिलक दहेज की प्रथा किस वजह से विकसित हुई। तो इसका उत्तर होगा जातिवाद के कारण। और अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति का कथन है कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है परंतु वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता। ये किस व्यक्ति का कथन है। तो इसका उत्तर होगा जगजीवन राम। जगजीवन राम ने कहा था कि एक व्यक्ति अपना सब कुछ छोड़ सकता है लेकिन वह जाति व्यवस्था में अपने विश्वास को तिलांजलि नहीं दे सकता है, मतलब उसमें अपना विश्वास नहीं छोड़ सकता है। तो अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। राजनीति में जातीय विभेद की इतनी गहरी पैठ हो चुकी है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो का प्रचलन हो गया है। ये किसका कथन था। तो उत्तर होगा रजनी कोठारी का। रजनी कोठारी ने कहा था कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना करना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। राजनीति में जाति विभेद की इतनी गहरी पैठ हो चुकी है कि बेटी और वोट अपनी जाति को दो का प्रचलन हो गया है। ये बात रजनी कोठारी ने कही थी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, आज संपूर्ण समाज में स्त्रियों की संख्या कितनी प्रतिशत है। तो उत्तर होगा 48.50%। फिर अगला प्रश्न है, किसका कथन है कि नारियों की स्थिति में सुधार लाए बिना समाज की कल्याण की बात सोचना उसी प्रकार है जैसे एक पंख की उड़ान भरना। तो इसका उत्तर होगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि नारियों की स्थिति में सुधार लाए बिना समाज के कल्याण के बारे में सोचना उसी प्रकार है जैसे एक पंख के उड़ान भरना। और अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में बहुत दिनों तक महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखने के बाद कब सभी वयस्कों को वोट देने का अधिकार मिला। तो 1928 से पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था ब्रिटेन के अंदर, लेकिन 1928 के बाद महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार मिला। अगला प्रश्न है, स्विट्जरलैंड में कब महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। तो इसका उत्तर होगा 1971 में। 1971 से पहले स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार कितने प्रतिशत पुरुष और स्त्री साक्षर हैं। तो इसका उत्तर होगा 80.9% पुरुष और 64.6% स्त्री साक्षर है। साक्षर मतलब जिसको अपना नाम पता लिखने आ जाता है और जो कुछ भी लिख पढ़ सकता है उसे साक्षर कहते हैं। तो 80.9% पुरुष और 64.6% स्त्री। तो अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के मुताबिक 1000 पुरुषों पर नारियों की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर होगा 943। 1000 पुरुष पर स्त्रियों की संख्या 943 है। तो अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत के किन राज्यों में पुरुषों की तुलना में स्त्रियों की संख्या अधिक है। किस राज्य में ज़्यादा स्त्री है पुरुष कम है। तो केरल और पुडुचेरी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था। तो 1953 ईस्वी में। यह प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का गठन कब किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने महिलाओं और बच्चों के विकास के लिए महिला ब्यूरो की स्थापना कब की थी। तो उत्तर होगा 1985 में। अगला प्रश्न है, स्वरोजगारी महिलाओं की समस्याओं के अध्ययन के लिए श्रीमती इला भट्ट की अध्यक्षता में कब राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया। तो 1987 में। इसका उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना कब शुरू की गई। तो 1982 में। अगला प्रश्न है, महिलाओं के प्रति अपराध कम करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बना। तो इसका उत्तर होगा 1990 में।
इन सभी प्रश्नों को अपनी कॉपी में नोट कर ले और याद कर ले। ये सब परीक्षा में आने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब आगे बढ़ते हैं। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा 1975। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1975 में। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है? तो पंचायती राज्य की संस्थाओं में। और अगला प्रश्न है, भारत की संसद में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? मतलब भारत की संसद भवन में कितने प्रतिशत महिला सांसद हैं? तो 8.9%। और अगला प्रश्न है, भारत के राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व का प्रतिशत कितना है? यानी कि भारत में जितने भी राज्य हैं उनकी विधानसभा में कितने प्रतिशत महिला विधायक हैं? तो इसका उत्तर होगा 3.9%। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारत में कब पहली बार श्रीमती प्रतिभा पाटिल महिला राष्ट्रपति बनी? श्रीमती प्रतिभा पाटिल भारत की पहला महिला राष्ट्रपति थी और वो महिला राष्ट्रपति पहली बार कब बनी? तो 2007 में। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर कब महिला बैठी? यहाँ पर कब छूट गया है? तो इसका उत्तर होगा 2007। 2007 में पहली बार लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर एक महिला बैठी थी। अगला प्रश्न है, गांधी जी की नज़रों में धर्म का अर्थ क्या था? तो गांधी जी की नज़रों में धर्म का क्या अर्थ था? तो उसका उत्तर होगा नैतिक मूल्य। गांधी जी नैतिक मूल्यों पर चलने की बात करते थे। और अगला प्रश्न है, अपने धर्म को अन्य धर्मों से ऊंचा मानना तथा धार्मिक हितों के लिए राष्ट्र हित की बलि चढ़ा देना क्या कहलाता है? तो सांप्रदायिकता कहलाता है। अपने धर्म को सभी अन्य धर्मों से ऊंचा मानना और धार्मिक हितों के लिए अपने राष्ट्र के हित के बारे में कुछ ना सोचना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिकता के मौलिक तत्वों की विवेचना भारत के किस विद्वान ने की है? तो इसका उत्तर होगा डॉक्टर विपिन चंद्र। डॉक्टर विपिन चंद्र ने बतलाया था कि भारत सांप्रदायिकता के कितने मौलिक तत्व हैं। विवेचना का अर्थ होता है बतलाना। और अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, जिसने जाकर भारत का बंटवारा करवाया था। और अगला प्रश्न है, साल 1971 में पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हो गया? तो भाषा के आधार पर बांग्लादेश बना था पाकिस्तान से विभाजित होकर। उस साल 1971 में दो देश बने थे, एक पाकिस्तान और एक बांग्लादेश। बांग्लादेश में बंगाली भाषा बोला जाता था और पाकिस्तान में उर्दू, इसलिए भाषा के आधार पर साल 1971 में पाकिस्तान का विभाजन हो गया और बांग्लादेश नया देश बना था। अगला प्रश्न है, गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने की कोशिश में कब शहीद हो गए? तो इसका उत्तर होगा 1932 में। इसमें तारीख जोड़ दीजिएगा 25 मार्च। 25 मार्च 1932 को गणेश शंकर विद्यार्थी कानपुर में सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने की कोशिश में शहीद हो गए थे। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति का कथन था कि जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हो तो हमें अंग्रेजों पर दोष मढ़ने का क्या अधिकार है? तो वो व्यक्ति थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने ये बात तब कही थी जब हिंदू मुसलमान आपस में लड़ रहे थे। तब उन्होंने यह बात कही थी कि जब हम स्वयं आत्महत्या के लिए तैयार हो तो हमें अंग्रेजों पर दोष मढ़ने का क्या अधिकार है? तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, किस व्यक्ति ने धर्मनिरपेक्ष राज्य की परिभाषा देते हुए कहा कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक होता है ना ही अधार्मिक? यहाँ पर अ छूट गया है, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को दूर रखकर और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो वो व्यक्ति थे वेंकटराम। वेंकटराम ने यह बात कही थी कि धर्मनिरपेक्ष राज्य ना तो धार्मिक होता है ना धार्मिक, लेकिन धार्मिक मतों और सिद्धांतों से अपने को दूर रखकर और प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, संविधान के किस संशोधन अधिनियम में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया? तो इसका उत्तर होगा 42वें संशोधन अधिनियम में
42वें संशोधन अधिनियम में संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया। और अगला प्रश्न है, श्रीलंका में किस धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा बौद्ध धर्म। श्रीलंका में बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है। और अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में किस धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है? तो इसका उत्तर होगा ईसाई धर्म। ब्रिटेन में ईसाई यानी क्रिश्चियन धर्म को राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया है, यानी कि उधर राष्ट्र का धर्म ईसाई धर्म है। भारत का राजकीय धर्म कोई भी नहीं है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है और वहीं पाकिस्तान का इस्लाम धर्म राजकीय धर्म है। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, समाज में लैंगिक विभेद का अर्थ किससे स्पष्ट होता है? क नंबर में दिया है महिलाओं को मताधिकार से वंचित रखना। ख नंबर में महिलाओं को पुरुषों की जनसंख्या का अनुपात। क नंबर में समाज द्वारा महिलाओं और पुरुषों के लिए निर्धारित भूमिका। ख नंबर में महिलाओं और पुरुषों के मध्य जैविक अंतर। तो इसका मुख्य कारण होगा महिलाओं को मताधिकार से वंचित कर देना, यानी कि महिलाओं को वोट नहीं देने देना। 2 नंबर है, भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था निम्नलिखित में किस संस्था में की गई है? राज्यसभा, लोकसभा, पंचायती राज की संस्था, राज्य विधानमंडल। तो इसका उत्तर होगा पंचायती राज की संस्थाएं। 3 नंबर में है, सांप्रदायिकता का सही अर्थ क्या है? अपने धर्म के प्रति निष्ठा, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना। क नंबर में धार्मिक प्रचार और घ नंबर में धर्मनिरपेक्षता। तो इसका उत्तर होगा ख, अपने धर्म को सभी धर्मों से श्रेष्ठ समझना, इसे ही सांप्रदायिकता कहते हैं। 4 नंबर में है, धर्मनिरपेक्ष राज्य के संबंध में कौन सा कथन गलत है? क में धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता है। ख में राज्य का कोई एक अपना धर्म होता है। ग में सभी लोगों को अपना अपना धर्म मानने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। घ में दूसरे धर्मों पर आघात पहुंचाए बिना अपने अपने धर्म का प्रचार का अधिकार होता है। तो इसका उत्तर ख होगा, राज्य का कोई एक अपना धर्म नहीं होता, ये कथन गलत है। 5 नंबर, स्विट्जरलैंड में महिलाओं को मताधिकार कब दिया गया? तो ये प्रश्न कहता है कि स्विट्जरलैंड में महिलाओं को कब वोट देने का अधिकार मिला? तो इसका उत्तर होगा 1971 में। 1971 में स्विट्जरलैंड में महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तो अब हम अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, भारतीय समाज किस विभेद से अधिक प्रभावित है? क नंबर लिंग, ख नंबर धर्म, ग नंबर जाति, घ नंबर इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा इन सभी कारणों से समाज में विभेद हो जाते हैं और झगड़े हो जाते हैं। और दूसरा प्रश्न है, भारत की प्रमुख सामाजिक समस्या क्या है? क नंबर जातिवाद, ख नंबर भाषावाद, ग नंबर संप्रदायवाद, घ नंबर इनमें से सभी। तो इसका उत्तर भी होगा इन सभी कारणों से समाज में झगड़े चलते हैं और समाज में विभेद हो जाता है। 3 नंबर है, प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार क्या था? क नंबर में कर्म, ख नंबर में धर्म, ग नंबर में लिंग, घ नंबर में रंग। तो प्राचीन काल में जाति प्रथा का आधार था कर्म। जैसे कोई चमड़ा सीता था तो वह चमार हो जाता था, कोई युद्ध लड़ता था वो क्षत्रिय हो जाता था, कोई पढ़ाता था तो वह ब्राह्मण हो जाता था। बाद में कर्म के आधार पर जाति प्रथा ना होकर जन्म को उसका आधार मानने लगा। उसके बाद जिस कुल में जिसका जन्म होता था उसका पहले ही से ही निर्धारण रहता था कि वो कौन सा जात है। चौथा प्रश्न है, जाति प्रथा की कठोरता के कारण समाज में कौन सी कुरीति आई? तो क नंबर है में ऊंच नीच की भावना, ख नंबर में अस्पृश्यता का अर्थ होता है छुआछूत, ग नंबर में समाज का विभाजन, घ नंबर में इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा इन सभी कारणों से समाज में कुरीति आई। ये सभी कुरीतियाँ हैं। 5 नंबर, ये किसका कथन है? जाति विहीन राजनीति की कल्पना करना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। तो जैसा कि हमने ये प्रश्न पिछले बार बताया था, रजनी कोठारी ने यह कहा था कि जाति विहीन राजनीति की कल्पना करना वास्तविकता पर पर्दा डालने के समान है। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, राजनीति पर जाति के प्रभाव का उदाहरण क्या है? क नंबर, जाति के आधार पर निर्वाचन में उम्मीदवारों का चयन, मंत्रिमंडल के निर्माण में जातियों का प्रतिनिधित्व,
ग नंबर कमज़ोर जातियों का संगठित होकर राजनीति में सौदेबाजी। घ नंबर इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें सभी। राजनीति में इन सभी चीज़ों का प्रभाव पड़ता है। 7 नंबर में है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम किस वर्ष बना। तो इसका उत्तर होगा 1990 में। महिलाओं के प्रति अपराध को कम करने के लिए 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बना था। 8 नंबर में है लैंगिक विभेद का क्या अर्थ है। क नंबर महिलाओं को पुरुषों से निम्न समझना। ख नंबर महिलाओं को समान अधिकार प्रदान नहीं करना। ग नंबर लिंग के आधार पर विभेद करना। घ नंबर इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें सभी। इन सभी चीज़ें लैंगिक विभेद का रूप है। 9 नंबर में है वर्ष 2011 की जनगणना में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है। तो इसका उत्तर होगा 943। 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। 10 नंबर में है महिलाओं के विकास के लिए केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड किस वर्ष गठित किया गया। तो इसका उत्तर होगा 1953 में। 1953 में गठित किया गया था केंद्रीय समाज कल्याण बोर्ड का। 11 नंबर में बढ़ते हैं। 11 नंबर में है ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना डवाखरा किस वर्ष शुरू हुई। तो इसका उत्तर होगा 1982। 1982 में ग्रामीण महिला और शिशु विकास योजना डवाखरा शुरू हुई थी। 12 नंबर में बढ़ते हैं। 12 नंबर है 1975 में भारत सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए किस नीति की घोषणा की। इसका उत्तर होगा राष्ट्रीय महिला उत्थान नीति। इसकी घोषणा भारत सरकार ने की थी। 13 नंबर में है मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई। तो इसका साफ सा उत्तर होगा 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। तो अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है धर्मनिरपेक्षता का क्या अर्थ है। क नंबर राज्य का अपना धर्म नहीं होता। ख नंबर लोगों के धार्मिक मामले में राज्य का तटस्थ होना यानी कि किसी ओर नहीं होना। ग नंबर सभी धर्मों के प्रति सर्वधर्म समभाव का दृष्टिकोण रखना। और घ नंबर इनमें सभी। तो इसका उत्तर होगा इनमें सभी। इन सभी धर्मनिरपेक्षता के अर्थ हैं। 15 नंबर है सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। क नंबर अपने धर्म में निष्ठा यानी अपने धर्म से लगाव। ख नंबर अपने धर्म के अनुरूप व्यवस्था का अनुपालन, अपने धर्म के नियमों का पालन करना। ग नंबर अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना। और घ नंबर इनमें से कोई। तो इसका उत्तर होगा घ यानी कि अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित का बलिदान कर देना सांप्रदायिकता कहलाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगों को शांत कराने के प्रयास में कौन शहीद हुए। तो इसका उत्तर होगा गणेश शंकर विद्यार्थी। जैसा कि हमने आपको पीछे बतलाया था गणेश शंकर विद्यार्थी 25 मार्च 1931 को कानपुर के सांप्रदायिक दंगे को शांत कराने के प्रयास में शहीद हुए थे। तो ये थी क्लास 10 राजनीति शास्त्र चैप्टर 2 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर। जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड आंसर हो सकता था वो सभी मैंने इस वीडियो में बता दिए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मैं हमेशा कहता रहता हूँ कि आप यहीं पर ना रुकें और चैप्टर को खुद से पढ़ें और सभी चीज़ों को अच्छे से समझें। सेल्फ स्टडी एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।